वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए जो हमारे इतिहास यानी कि हिस्ट्री के टॉप 20 प्रश्न लेकर आए हैं और हम सोच रहे हैं कि आपको जो रेगुलर 8 बजे रात में जो है किसी न किसी विषय के हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के 20-20 प्रश्न जो है आपको रेगुलर प्रोवाइड किया जाए, जिससे आप जो है अपना टेस्ट कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो इस वीडियो में हम 20 प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं। आप 20 में से कितने प्रश्न सही करते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम सबसे पहले कब पारित हुआ। 1852, 1856, 1858 या फिर 1860। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1858। आपको पता होगा 1857 का जो जब युद्ध हुआ, 1857 की जो क्रांति हुई, उसके बाद 1858 में अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया और जो भारत की सत्ता है सीधे ब्रिटिश महारानी के हाथ में दे दी गई, यानी कि भारत की सत्ता पर सीधे ब्रिटिश जो शासन का हाथ आधिपत्य स्थापित हो गया था। दूसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 1896 का अधिवेशन किसके लिए विख्यात है। तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया, पहली बार तिरंगा लहराया गया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी जवाब देंगे। देखिए, जो 1896 का अधिवेशन था यह इसलिए प्रसिद्ध था कि पहली बार जो है राष्ट्रीय गीत गाया गया था। कब, 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। हमारे देश का राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम। सबसे पहले वंदे मातरम 1896 के अधिवेशन में गाया गया। बात करें कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है, तो वंदे मातरम के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि इनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से ही लिया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कि पहली बार राष्ट्रीय गीत गाने के लिए 1896 का जो अधिवेशन है यह विख्यात है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। तीसरा प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। पहला ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, सर चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड ऑकलैंड, या फिर लॉर्ड एलन बरो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, भारतीय प्रेस का जो मुक्तिदाता है वह कहा जाता है सर चार्ल्स मेटकाफ को। चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता माना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने शासनकाल में भारत में जो प्रेस पर सभी प्रतिबंध थे, सभी प्रतिबंध को समाप्त कर दिया था। तो अगर आपने बी चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न हमारा है, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था। तो समुद्री व्यापार के संबंध में कारताज जो व्यवस्था था इसका उपयोग किसके द्वारा किया जाता था। डच द्वारा, फ्रांसीसी द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, या फिर पुर्तगालियों द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगालियों द्वारा। देखिए, अब कारताज है क्या, आपको पता होना ज़रूरी है। जो कारताज व्यवस्था क्या है, तो समुद्री व्यापार के लिए जो लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया थी, समुद्री व्यापार के लिए लाइसेंस जारी करने की जो प्रक्रिया थी उसे कारताज व्यवस्था कहते थे। इसका उपयोग जो है पुर्तगालियों द्वारा किया जाता था। अगर आपने डी चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न हमारा क्या है, देखिए, पांचवा प्रश्न है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो बताना है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन क्या है, वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह-संस्थापक थे, बिल्कुल सही है। वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन क्या है कि उन्हें राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन है, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की। अब देखिए, हमारा जो चौथा ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना नहीं की थी। तो इस प्रश्न का अगर आपने डी चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, हमारा छठा प्रश्न क्या है। छठा प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बंगाल विभाजन के समय, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड दिए जाने के कारण, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। कब रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटाई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। देखिए, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और उसी के विरोध में जो है
रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की जो उपाधि वापस कर दी थी। अंग्रेजों ने 1915 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दिया था। इसी समय महात्मा गांधी ने अपनी कैसर हिंद की जो उपाधि है उसको भी छोड़ दिया था। तो ये सब जो प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न हमारा है, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? यानी कि मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? कराची अधिवेशन 1913, बॉम्बे अधिवेशन 1915, लखनऊ अधिवेशन 1916 या फिर कलकत्ता अधिवेशन 1917। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ अधिवेशन 1916। देखिए, लखनऊ अधिवेशन जो 1916 हुआ था इसे लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है और इसमें मुस्लिम लीग ने भी हिस्सा लिया था और पहली बार गरम दल और जो नरम दल है इस अधिवेशन में साथ आए थे और इसी अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए जो है इस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ अधिवेशन 1916। बात की जाए कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो AC मजूमदार यानी कि अंबिका चरण मजूमदार ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? कोच्चि, चिंसुरा, सूरत या फिर चेन्नई? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोच्चि में। भारत में पहली जो यूरोपीय बस्ती थी वह कोच्चि में ही स्थापित हुई थी। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है तो इस प्रश्न का जवाब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था? तो किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार करने के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोलकुंडा। देखिए, गोलकुंडा ने 1632 में अंग्रेजों को 1632 में 500 पैगोडा, जो कि पैगोडा को स्वर्ण मुद्राएं बोलते हैं, तो 500 पैगोडा प्रति वर्ष के शुल्क पर जो है गोलकुंडा में उन्हें व्यापार करने की पूरी छूट दे दी थी। कहाँ पर? गोलकुंडा में। तो इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न हमारा है, सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? सलबाई की जो संधि हुई थी यह किस युद्ध से संबंधित है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध या फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंग्ल मराठा युद्ध। देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है इसी के समय में जो है सलबाई की संधि हुई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सलबाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? बक्सर की लड़ाई किसके साथ लड़ी गई थी? मीर कासिम, सादत अली खान द्वितीय, अली वर्दी खान या फिर सिराजुद्दौला? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीर कासिम। देखिए, जो बक्सर का युद्ध हुआ था यह 22 अक्टूबर कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। 22 अक्टूबर 1764 को बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब और जो दिल्ली के उस समय सुल्तान थे यानी कि मुगल सुल्तान के समय में, यानी कि इन तीनों लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई की थी। इसमें अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो देखिए, अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो ने जो है बक्सर का युद्ध किया था। किसने? हेक्टर मुनरो ने। और यह मीर कासिम इसमें था, इसके विरुद्ध लड़ी गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 12वां प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे माना जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड्स डिस्पैच, सेडलर आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 या फिर रेले आयोग? तो देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वुड्स डिस्पैच। देखिए, वुड्स डिस्पैच 1854 में आया था और इसमें शिक्षा में सुधार के लिए काफ़ी प्रस्ताव दिए गए थे, इसलिए इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया? तो देखिए, जो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम है और शस्त्र अधिनियम है किसके समय में पारित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और शस्त्र अधिनियम भी पारित किया गया था। और लॉर्ड लिटन को जो है भारत में सबसे लोकप्रिय वायसराय माना गया है। सबसे लोकप्रिय वायसराय किसे माना जाता है? लॉर्ड लिटन को ही। तो इनका नाम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी?
तो किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान कर दी गई थी? तो देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, लॉर्ड मेयो है, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड हॉर्डिंग। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मेयो। देखिए 1872 में जो है लॉर्ड मेयो की इनके शासनकाल में ही इनकी हत्या कर दी गई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही जो है 1872 में भारत में पहली बार जनगणना की भी शुरुआत हुई थी। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न हमारा है, लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किसके लिए किया था? लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किसके लिए किया था? पहला ऑप्शन क्या है, आतंकवाद तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए, भारत में शिक्षा सुधार के लिए, उच्च न्यायपालिका में भारतीय न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड रिपन ने जो हंटर आयोग की स्थापना की थी वह भारत में शिक्षा में सुधार के लिए किया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, भारत में शिक्षा के सुधार के लिए हंटर आयोग का गठन लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न हमारा है, भारतीय टंकण व कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था? तो भारतीय टंकण तथा जो कागजी मुद्रा अधिनियम है इसका जो पारित हुआ था, किसके अधिनियम में यह पारित हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के समय में। देखिए लॉर्ड कर्जन के समय में 1899 में जो है कागजी मुद्रा व भारतीय टंकन अधिनियम जो है वह पारित किया गया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही 1905 में बंगाल का विभाजन भी हुआ था। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? नाना फडणवीस को, बालाजी विश्वनाथ को, नाना नारायण राव बाजीराव को, या फिर संभाजी को? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाना फडणवीस को। देखिए नाना फडणवीस जो थे मराठा साम्राज्य में एक मंत्री थे और एक कूटनीतिज्ञ थे, और इन्हें ही जो है मराठा मैकियावेली के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न, श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी इसका संबंध किस युद्ध से है? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, फिर या फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। देखिए जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है 18 मार्च 1772 को जो है संपन्न हुआ था, 1772 को। और उसी समय जो है उसी के बाद ये रंगपट्टनम की संधि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई थी। कहाँ की? रंगपट्टनम की संधि। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूना समझौता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पूना समझौता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए पहला ऑप्शन है, यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अम्बेडकर के बीच में हुआ था। तो देखिए पहला ऑप्शन ही हमारा गलत दिया हुआ है। देखिए जो हमारा समझौता हुआ था, पूना समझौता, यह महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। इसमें जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है यह कथन सत्य नहीं है। इसके अलावा इसके तहत वंचित वर्ग ने संयुक्त मतदाता समूह में रहने का फैसला किया, सही है। प्रांतीय विधान पालिकाओं में वंचित वर्ग को सीटें आरक्षित की गई, ये भी सही है। इसके द्वारा सिविल सेवाओं में वंचित वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, ये भी सही है। लेकिन हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ये गलत हो जाएगा। और आज का देखिए हमारा अंतिम प्रश्न क्या है, 20वां प्रश्न है, महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने, भीमराव अम्बेडकर ने, आचार्य विनोबा भावे ने, या फिर बाल गंगाधर तिलक ने? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है मसाद सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। देखिए जो मसाद सत्याग्रह है यह 20 मार्च 1927 को शुरू हुआ था, और ये कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाद नामक गांव में शुरू हुआ था, इसलिए इसे महाद सत्याग्रह कहा जाता है। और इसका नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों यह इतिहास के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आपको रोज़ रात में जो है 8 बजे यही जो वीडियो है 20 प्रश्न की श्रृंखला इतिहास भूगोल हर विषय से 20-20 प्रश्न आपको लगातार मिलते रहेंगे। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।